नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। आज सबसे पहले इस बुलेटिन में खबर रफ्तार से विस्तार से बताते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की बात करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बिना वक्त गंवाए मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। सिविल जज रवि दिवाकर ने यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र पांडे इस मामले की सुनवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी पर जो नई याचिका दायर हुई थी उसे ही ट्रांसफर किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल ट्रांसफर हो चुकी है। हम कोर्ट में जा रहे हैं और इस मामले की तत्काल पूजा की मांग करेंगे। इस मामले में आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आज ही सुनवाई हो और कल से पूजा का आदेश जारी किया जाए। बताया गया कि जज ने अपने विवेक से ही ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा है। ऐसी मांग किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई थी। इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही सुनवाई की एक टाइमलाइन भी तय की जा सकती है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय समय में अपना फैसला सुनाया जा सकता है। उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब मामला अब जा ही चुका है तो जल्द ही इस मामले का नतीजा भी सबके सामने होगा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में एक जवान शहीद भी हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक इस वक्त कश्मीर घाटी में आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, जिन्हें भारतीय सेना नाकाम करने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी इसी तरह की कोशिश में थे। सरहद पार से बड़ी मात्रा में हथियार भेजे जा रहे थे। पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार आतंकियों की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को लेकर भी धमकी दी थी और इसीलिए सुरक्षा बल लगातार एक्टिव हैं और ऐसी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में लगातार घाटी में आतंकियों का जो साया है वो लगातार बढ़ता नजर आया है। घाटी में इन दिनों आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान हमारे पूरी तरह से मुस्तैद होते हैं। लेकिन जब दुख होता है, जब कोई भी हमारा जवान शहीद होता है। कपिल सिब्बल एक बड़ा नाम है कांग्रेस का, लेकिन अब ये कांग्रेस में नहीं रह गए हैं। कपिल सिब्बल ने अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और साथ ही साइकिल पर सवार हो गए। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी कि अखिलेश यादव का साथ अब कपिल सिब्बल के हाथ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस शायद ही उन्हें राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर पहुंचे और अखिलेश यादव के साथ राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि 16 मई को ही वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जा सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार थी। उत्तर प्रदेश में सपा, बिहार से राजद और झारखंड में झामुमो सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थी। हालांकि सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाने का मन बनाया। सिब्बल पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। संकेत पहले मिल चुके थे कि कपिल सिब्बल कांग्रेस से नाराज है, लेकिन अचानक से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि कपिल सिब्बल की गिनती वरिष्ठ नेताओं में होती थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने क्या रहे, किन विषयों पर चर्चा हुई है, आइए सब कुछ जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और श्रम और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक से जुड़ी बातचीत
के बारे में जानकारी दी। वहीं सीएम ने बताया कि ईएसआई अस्पतालों की योजनाओं और डिस्पेंसरी को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि मुलाकात में ईएसआई अस्पताल में आम नागरिक और सरकारी अस्पतालों में श्रमिक उपचार करा सकें, इसे लेकर भी बातचीत की गई है। साथ ही सीएम ने ये जानकारी दी कि आने वाले दिनों में ईएसआई विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच MOU भी साइन किया जाएगा। आगे सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में जंगल सफारी बनाया जाएगा। 10,000 एकड़ की जंगल सफारी की सीमा तय कर ली गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से ये मुलाकात बेहद अहम रही। जहां ईएसआई पर चर्चा हुई तो वहीं जंगल सफारी तैयार किए जाने की दिशा में बातचीत की गई। आने समय में भी कुछ बेड्स अभी भी जो हमारे ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर रिजर्व रखते हैं, इस प्रकार के जो बाकी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उसका उपयोग हम कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये रूटीन का दौरा दिल्ली का था, लेकिन केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का जो समय मांगा था उसके मुताबिक मुलाकात भी हुई है और हरियाणा के मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी हुई है। अब बात करेंगे बीजेपी की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा ने दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के विधायकों और सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2024 को लेकर सीधे सीधे चर्चा हुई है। क्या कुछ रहा इस बैठक में खास, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में विस्तार से, रफ्तार से। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के बीजेपी सांसद विधायक मौजूद रहे। बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत के सांसद और विधायक शामिल हुए, तो वहीं बाकी के 7 लोकसभा क्षेत्र के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमजोर बूथों को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी के सांसदों ने इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया। हो गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका भी विश्वास जीता है। अगर कोई कमी रहेगी तो 2 साल है। आप मीडिया भी बताएगा, लोग भी बताएंगे, हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के लिए तैयार होने के साथ साथ बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है। निकाय चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है और बहुत इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ये डायरेक्ट चुनाव रखे हैं, तो इसमें सब लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सही जो है कैंडिडेट को चुने और अपना मेयर बनाए। बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, लेकिन बात 2024 की हो जाए तो तैयारी अभी से करना जरूरी हो जाता है और यही तैयारी अब शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं हरियाणा की और जेडीपी की, क्योंकि नगर निकाय चुनाव हरियाणा में है, तो ऐसे में सभी पार्टियां पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं, क्योंकि सभी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे और साबित करने की कोशिश भी करेंगी। ऐसे में जननायक जनता पार्टी की बात की जाए तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की अध्यक्षता में पंचकुला में चुनावों को लेकर ही मंथन हुआ है। जेजेपी ने निकाय चुनाव पर मंथन किया है। इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी पांगड़, राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, पार्टी के विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने की है। इस बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने गहनता से मंथन किया है। जहां पर नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं, उनकी यथास्थिति पर चर्चा की गई और कैसे पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है, इस पर भी मंथन हुआ। दिग्विजय चौटाला ने इस बात की जानकारी दी। चेयरमैनशिप का चुनाव, सिंबल और मेंबर्स का चुनाव बिना चुनाव चिन्ह के लड़ा जाए, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और पार्टी की हाईकमान पर छोड़ा गया है। आने वाले 3 दिनों में उम्मीदवारों का चयन जेजेपी करने वाली है। 29 मई से नॉमिनेशन फाइल भी करवाने की तैयारी है। उसके बाद जेजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्या बीजेपी और जेजेपी मिलकर निकाय चुनाव लड़ने वाले हैं, और लड़ेंगे तो क्या इनका सिस्टम रहेगा, ये देखने वाली बात है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता इन दिनों सक्रिय भी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सी जानकारियां दी गई हैं, खासकर 29 मई को होने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की रैली को लेकर भी बहुत सी जानकारी देते हुए विरोधियों पर निशाना साधा गया। निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा गया, सब कुछ जानिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली के बाद नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। इसी मौके पर पार्टी का नया गाना भी लॉन्च किया गया है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 29 मई को अरविंद केजरीवाल की रैली होने जा रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि रैली ऐतिहासिक रैली होगी। 29 मई को
आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र के अंदर रैली हो रही है। अब बदलेगा हरियाणा, अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर लोग आएंगे। हरियाणा में 19 जून को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। निकाय चुनाव में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी ताकत झोंकेगी। 29 मई के बाद उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि भ्रष्टाचार नगर निकाय में एक बड़ा मुद्दा होगा। आम आदमी पार्टी सभी 46 सीटों पर सिंबल से चुनाव लड़ेगी। 29 मई के बाद सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। रैली सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के विरोधियों की भी है, बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है। तो ऐसे में किसकी रैली कितनी बड़ी साबित होती है, सब पूरा जोर लगा रहे हैं। फतेहाबाद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने शिरकत की और इसी दौरान रणजीत सिंह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपने शब्दों के लपेटे में लिया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कुरुक्षेत्र में होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में जो भीड़ आएगी वो पंजाब से लाई जाएगी। वहीं कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम तो रेस में ही नहीं है। इसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होने वाली है, जो कि ऐतिहासिक होगी। रणजीत सिंह ने रैली को लेकर फतेहाबाद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित करते हुए ये बातें कही। वहीं नेहरू सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उन पर जो चार्ज लगे थे तब भी मुझे बहुत दुख हुआ था और अब भी हुआ है। कपिल सिब्बल की तरफ से कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल का कांग्रेस में भी कुछ नहीं बना, अब समाजवादी पार्टी में भी कुछ नहीं बनने वाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी करती है और फिर उससे रोकती है। कांग्रेस की ये पुरानी नीति रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली बेहद कामयाब होगी और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में पहले कांग्रेस में भी उनका कुछ नहीं था और वहाँ भी कुछ नहीं है। कोई कपिल सिब्बल धोखे चक्के तो लगा सकते हैं। बीजेपी की होने वाली रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिखाई देंगे और इसी को लेकर रणजीत सिंह लगातार गांव-गांव घूमकर रैली में पहुंचने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। भिवानी अपने पैतृक गांव पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि सबकी बैंड बजने तक देश में देशभक्ति का राग अलापा जाएगा। यह भी कहा गया कि समय रहते सरकार ने सही फैसला नहीं लिया तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है। बॉक्सर विजेंद्र हर महीने अपने पैतृक गांव कालूवास पहुंचते हैं। इस बार विजेंद्र ने अपने दोस्तों से हंसी मजाक न कर राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा चर्चा की। मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाओं को टाल दिया। सबसे पहले विजेंद्र सिंह ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर सियासी प्रहार किया। साथ ही ये भी कहा कि सेना भर्ती न होने और नौकरी न निकलने से युवा हताश है, जिसे वो नशे के आदी हो रहे हैं या फिर सुसाइड कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ना तो कोई वैकेंसी निकाली है पिछले 2-3 साल से, और जिनके फार्मे निकालते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं या पोस्टपोन हो जाते हैं, उनके रिजल्ट देते नहीं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं हरियाणा के साथ। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विजेंद्र सिंह ने सरकार पर बड़ा कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, लेकिन घोटाले से दबी सरकार ने देशभक्ति का राग आलाप लिया है। इस आड़ में सरकार सब कुछ दबा देती है। विजेंद्र ने यह भी कहा कि सबकी बैंड बजने तक ये देशभक्ति जारी रहेगी। विजेंद्र सिंह अक्सर बीजेपी पर सियासी प्रहार करते नजर आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पर जाने के कयास के बीच उन्होंने कभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पहरावर गांव की ओर से गोड़ संस्था को दी गई 16 एकड़ जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब नवीन जहीन ने हरियाणा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को फरसा दिखाकर बड़ी धमकी दे दी है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जहीन इन दिनों अपने बयानों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से सांसद अरविंद शर्मा ने जमीन में आ रही अड़चन का जिम्मेदार पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को बताया है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए वो मनीष ग्रोवर को चेतावनी देते हैं कि जमीन के बीच में बिल्कुल भी ना आए। अगर ऐसा किया तो फरसाधारी उनके आवास पर भी पहुंच जाएंगे। साथ ही उन्होंने अरविंद शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने माना कि उनके काम नहीं हो पा रहे। अगर ऐसा है तो सांसद को सामने आकर पहले ये बात बतानी चाहिए थी। वहीं पहलवान सत्येंद्र मलिक पर लगे आजीवन प्रतिबंध को लेकर भी नवीन जहीन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र मलिक को मैं बखूबी जानता हूँ, वो एक बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं। आपकी इस जमीन के मामले को अटकाने का जो मेन काम कर रहे हैं वो एक्स मिनिस्टर मनीष ग्रोवर कर रहा है। तो मनीष ग्रोवर साहब तेनू कहे इस जमीन के मामले में बीच में मत आ जाइए, और नहीं तो फरसा देख लीजिए।
रोहतक में जमीन का विवाद काफी बढ़ चुका है। अब ऐसे में मनीष ग्रोवर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान नवीन जैन ने दे दिया है। इस पर मनीष ग्रोवर प्रतिक्रिया देते भी हैं या नहीं, यह देखने वाली बात है। 2 मई को कलायत के दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का एक मामला सामने आया था। आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर शहरवासी 2 बार रोष मार्च निकाल चुके थे। पिछले 1.5 महीने से कलायत में लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कैथल की CIA 1 पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बीच 2 मई को कलायत से सरेआम एक दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर DSP कलायत सज्जन सिंह ने बताया कि 2 मई को कलायत के एक शोरूम में व्यापारी शेखर शर्मा की दुकान में घुसकर 3 नकाबपोश युवकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसी दौरान आरोपियों ने दुकानदार को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी जान बचाई। DSP ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक ही कार्रवाई होगी। उस मोटरसाइकिल ओनर को हमने पहले अरेस्ट किया है और जहाँ जहाँ ये ठहरा था और जिन्होंने भी इसको फाइनेंस किया, पैसे दिए, इसको खर्चा दिया, उन सबको भी हमने पहले अरेस्ट किया है। इस मामले में पुलिस को जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन एक डर बदमाशों में होना चाहिए। पुलिस का, कानून का ये लोग आज भी मांग करते हैं। अंबाला पुलिस ने नकली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और साथ ही गिरोह के 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। अंबाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के जगाधरी गेट से आरोपियों को नकली पासपोर्ट के साथ काबू किया। दरअसल अंबाला शहर के जगाधरी गेट पर नकली पासपोर्ट बनाने का गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था। आरोपी भोले भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगने का काम करते थे। मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज रविंदर कुमार ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिनसे पूछताछ के बाद अब पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि इन लोगों के पास से 96 पासपोर्ट, 14 मोबाइल मिले हैं, साथ ही कलर प्रिंटर और 70,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। कमलप्रीत सभरवाल, अंबाला, खबरें अभी तक। और जो अभी ये हमने इसमें 5 दिन में 6 व्यक्तियों को पूरी तरह ये आपके सामने है पासपोर्ट रिकवर करा, तो मेरी सारी टीम ने बहुत इसमें मेहनत करी है। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन आज भी ठगी करने से पास नहीं आते। अब बात हिसार की होगी। हिसार के सिहाड़वा गांव में कुएं में दबे खेत मालिक जयपाल का शव भी बरामद कर लिया गया है। 3 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार शव को बाहर निकाल लिया गया। हिसार सिहाड़वा गांव में कुएं में दबे खेत मालिक जयपाल का भी शव मिल चुका है। करीब 80 घंटे बाद जयपाल को बाहर निकाला जा सका है। NDRF और सेना और प्रशासन ने शव निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया था। जयपाल की जिंदा बचने की उम्मीद कम ही बची थी, क्योंकि वक्त ज़्यादा बीत गया था। दूसरे मजदूर जगदीश का शव मिलते ही NDRF और सेना की टीम के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई थी, मगर बार बार मिट्टी गिरने के कारण जयपाल का शव बाहर नहीं निकाला जा सका था। बीच में खराब हो रहे मौसम के चलते भी खुदाई को रोकना पड़ा था। ऑपरेशन के चौथे दिन मिट्टी को JCB और ट्रैक्टर की मदद से चारों तरफ से हटाया गया और बॉडी को निकालकर पुलिस के हवाले किया गया। गौरतलब है कि यह हादसा रविवार सुबह 7 बजे हुआ था, जिसमें जयपाल और जगदीश 2 किसान मिट्टी खिसकने की वजह से कुएं में दब गए थे। जगदीश की बॉडी को सोमवार सुबह निकाल लिया गया था, जबकि किसान जयपाल का शव अब बाहर निकल गया है। एक बड़े दर्दनाक हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पानीपत में रामलाल चौक पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नवजात का शव एक कुत्ता लेकर भाग रहा था। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और सब हैरान रह गए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। इस तोले के नीचे एक नवजात का शव था, जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़की का भ्रूण था। दरअसल रामलाल चौक पर नाले की सफाई करने के दौरान कचरा बाहर निकाला जा रहा था। नाले के साथ कचरा पड़ा हुआ था। नाले से निकले एक पॉलिथीन में नवजात का शव मिला। उस पॉलिथीन को उठाकर एक कुत्ता ले जा रहा था।
तभी एटीएम के बाहर तैनात गार्ड ने सब कुछ देखा। तभी आसपास के लोग कुत्ते की तरफ भागने लगे। कुत्ते ने नवजात का शव एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया और लोगों ने ऐसा देखा कि नवजात लड़के का शव पॉलिथीन में लपेट कर फेंका गया था, जिसे कुत्ता अपने साथ ले जा रहा था। ये जो नाले सफाई कर्मचारी हैं, इनने ये कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक दिया था। हाँ जी, तो उसमें से एक कुत्ते ने वो पन्नी पाड़ कर वो पूर्ण निकाल कर फिर वो उधर भाग रहा था। नवजात की नाभि में अस्पताल की मेडिकल टेप भी लगी हुई थी। तो वहीं जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो उसके बाद लोगों ने इस बारे में पुलिस को भी जानकारी दी। इस तरह के मामले इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। अब बात करेंगे यूक्रेन की भी और रूस की भी, क्योंकि लगातार युद्ध अभी भी जारी है। मारिपोल और खार्किव जैसे शहरों में भारी तबाही मचाने के बाद रूस ने अब यूक्रेनी सैनिकों को घेरने के लिए अब पूरी क्षेत्र में चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। मारिपोल और खार्किव जैसे शहरों में भारी तबाही मचाने के बाद रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को घेरने के लिए पूरे क्षेत्र में चौतरफा हमला शुरू कर दिया। सिविर्स्की डोनेट्स नदी के किनारों पर बसे जुड़वा शहर सिविरोडोनेस्क और लिसिंचिक के उनके प्रमुख निशाने पर है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि मारिपोल में मलबे की खुदाई के दौरान करीब 200 लोगों के शव बरामद हुए। यूक्रेनी सैनिकों ने मालदोव में रूस समर्थक नेताओं के घरों की तलाशी ली। यूक्रेन पर रूसी हमले के ठीक 3 महीने बाद देश के दूसरे बड़े शहर खार्किव के अधिकारियों ने भूमिगत मेट्रो में फिर से ठीक 3 महीने बाद देश के दूसरे बड़े शहर खार्किव के अधिकारियों ने भूमिगत मेट्रो के लिए संचालन की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध के दौरान शहर के मेट्रो स्टेशन पर हजारों लोगों ने आश्रय ले रखा था। मेट्रो स्टेशन का फिर खोला जाना पिछले हफ्तों में यूक्रेनी सेना को मिली जीत का संकेत है। यूक्रेनी सैनिक राजधानी कीव की तरह खार्किव को भी रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने में सफल रहे। हालांकि युद्ध का सबसे बड़ा चौथा चरण दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। रूस आक्रामक रणनीति के तहत यूक्रेनी सैनिकों को पूर्वी क्षेत्र में फंसाकर डोनबास क्षेत्र के 2 प्रांतों डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करना चाहता है। यानी कि रूस की बहुत बड़ी रणनीति है यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन यूक्रेन का जवाब क्या होता है इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी और पूरी दुनिया भी इस पर निगाह टिकाए हुए है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।